इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। आज उसी क्रम में एनपीएस एफएक्यू का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न 70। इसके बारे में हालांकि हमने पहले भी छोटे मोटे लेवल पे चर्चा की है, लेकिन आज मैं कंप्लीट डिटेल लाया हूं। एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट में टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या है? व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स फॉर टीयर 1 अकाउंट इन एनपीएस? तो टीयर 1 अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको जितने भी प्रकार के टैक्स से संबंधित प्रश्न है, वो सब प्रश्नों का जवाब आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा कि टीयर 1 और टैक्स का क्या संबंध है, कहां कहां हमको कैसे छूट मिल सकती है, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो चलते हैं, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें आप। टैक्स बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के पास हमारे पास क्या बेनिफिट है, इसको हम ऐसे देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट देखेंगे हम ऑन कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस के आधार पर हम दो तरह से बांटेंगे इसको। ए, एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन पे क्या टैक्स बेनिफिट है टीयर 1 में, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में क्या बेनिफिट है। ये सारी कहानी हम टीयर 1 की पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो पहले हम एम्प्लॉइज के ऑन कंट्रीब्यूशन पर देखेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है उस पे क्या टैक्स का नियम है। फिर एम्प्लॉयर के जो भी हमारे को नौकरी देता है उसके कंट्रीब्यूशन पे क्या है टैक्स नियम, वो देखेंगे। फिर आगे चल के हम देखेंगे पार्शियल विड्रॉल पे टैक्स रूल क्या है। फिर तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे लम सम विड्रॉल, जो हम एक मुश्त राशि हमको रिटायरमेंट पे मिलती है तो उस पे क्या है विड्रॉल का नियम। और अंत में एन्युटी जो हम लेते हैं, पेंशन एन्युटी खरीदते हैं, उस पर टैक्स का रूल क्या है। तो ये सारे पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं, तो आप चलिए देखते हैं इसको। पॉइंट नंबर ए देखते हैं सबसे पहले, एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CC-D1। सबसे पहले ये क्लियर कर ले, एनपीएस में कर्मचारी जो कंट्रीब्यूशन करता है उसका टैक्स बेनिफिट कौन से सेक्शन में मिलेगा आपको? 80CC-D1 में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। यू कैन क्लेम दिस इफ यू डिपॉजिट इन योर पेंशन अकाउंट। अगर आप अपने पेंशन अकाउंट में कोई पैसा डालते हैं तो आप ये 80CC-D1 में क्लेम कर सकते हैं उसका टैक्स बेनिफिट। मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन अवेल इज 10% ऑफ सैलरी इन केस द टैक्स पेयर इज एन एम्प्लॉय, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन केस द टैक्स पेयर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, और ₹1.5 लाख विच एवर इज लेस। सरल सी भाषा में, यदि आप कर्मचारी हैं और आप कर्मचारी के रूप में डिडक्शन कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस में, आप मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्थान के कर्मचारी हैं, ठीक है, और वहां आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनपीएस में, जाहिर बात है आपका कटता है ना, जो संस्थान आपका काटता है तो वो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, तो वो 10% आप जितना कटता है ना उसका 10% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसमें? इसमें, ये सेक्शन 80CC-D1 में। मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन अवेल 10% ऑफ सैलरी। जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 10% आप डिडक्शन ले सकते हैं, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन केस द टैक्स पेयर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। यदि आप किसी संस्थान के कर्मचारी नहीं है बल्कि खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो आपको 20% इनकम पर टैक्स की छूट मिलती है। ठीक है, कौन सी 20% इनकम? जो आप पेंशन में डालते हैं उस पर। ठीक, ये केस हो गया। फिर आगे है ₹1.5 लाख। आप लेकिन ध्यान रखने, इधर कर्मचारी को 10% की छूट दी थी, इधर बिजनेसमैन को सेल्फ एम्प्लॉयड को 20% की छूट दी है, लेकिन दोनों ही केस में मैक्सिमम जो आप बेनिफिट उठा सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा 80CC-D1 में आप बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं टैक्स का। मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है 80CC-D1 की? 1.5 लाख तक आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 80CCE, और ये जो 80CC-D1 है ये किसका पार्ट है? 80CCE का। अब हो सकता है आप अभी नहीं समझे हो कि सर हमको तो अभी भी समझ में नहीं आया क्या है, तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से और समझाता हूं। चलो आगे, इस टेबल से समझ में आएगा आपको। देखो ये है 80CCE,
अप टू 1.5 लाख। आप ये क्लियर कर लें कि हमें जो 1.5 लाख तक की छूट मिलती है इनकम टैक्स से, वो 80 CCE में मिलती है। अब 80 CCE को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक है 80C, दूसरा है 80CCC और तीसरा है 80CCD1। तो आप इन तीनों को मिलाकर मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स में? 1.5 लाख रुपए तक। चाहे से आप इसमें 1.5 लाख ले लें, चाहे इसमें 1.5 लाख ले लें, या चाहे इसमें 1.5 लाख ले लें, या चाहे तीनों को मिलाकर 1.5 लाख ले लें, लेकिन आप मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले पाएंगे? 1.5 लाख रुपए का। जो LIC का कंट्रीब्यूशन है इसमें हो सकता है 1.5 लाख मैक्सिमम नहीं हो, आप तीनों को मिलाकर तो 1.5 लाख ले सकते हैं। PPF में भी अकेले 1.5 लाख ले सकते हैं, NPS में भी अकेले 1.5 लाख ले सकते हैं, लेकिन LIC के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, तो उसका मुझे उतना ध्यान नहीं है। लेकिन ये तीनों का जो योग है ना, 80C, 80CCC और 80CCD1, इन तीनों का योग 1.5 लाख से ज्यादा होने पर भी आपको टैक्स में बेनिफिट कितना मिलेगा? 1.5 लाख का। जैसे सपोज कीजिए 80C में मैंने PPF में डाले 1.5 लाख रुपए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया मैंने PPF में 1.5 लाख रुपए, तो वो किस में आएगा? 80C में। फिर मैंने मान लीजिए कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन स्पेसिफाइड पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस, मैंने इनके पास दिया 50,000 रुपए। इस स्कीम में मैंने कितने डाले? 50,000, तो ये किस में जाएगा? 80CCC में। फिर मैं किसी संस्थान में कर्मचारी हूं, तो वहां मेरा NPS में पैसा जो कटा है, यानी कि मैंने जो कंट्रीब्यूट किया है, वो किस में आएगा? 80CCD1 में। वो मान लीजिए मेरा है कितना पैसा? 50,000। तो 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 कितने हो गए टोटल? 2.5 लाख रुपए। तो मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया है अलग अलग स्कीम के माध्यम से? 2,50,000 का, लेकिन टोटल टैक्स डिडक्शन अंडर 80CCE अप टू 1.5 लाख। लेकिन जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो कितने का? 1,50,000 रुपए पर मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया था? 2,50,000 का, यानी कि मुझे 2,50,000 पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा? केवल 1,50,000 पर मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी की रकम पर मेरा टैक्स बनेगा। ये है 80CCE। ध्यान रखना, NPS में एम्प्लॉइज का जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं उसे हम किस में दिखाते हैं? 80CCD1 में दिखाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, NPS का कंट्रीब्यूशन, और PPF का हम दिखाते हैं 80C में। ठीक, तो ये 1.5 लाख तक का हो गया रोल। आपको समझ में आया? ठीक, इसको और देखना आप अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं। अब है एम्प्लॉइज ओन एडिशनल डिडक्शन फॉर सेल्फ कंट्रीब्यूशन टू NPS, सेक्शन 80CCD1B। अभी जो हमने देखा था 80CCD1 देखा था, अब हम देखने वाले हैं 80CCD1B। देखिए, अभी मैं आपको पीछे लेके जाऊं। अभी हमने क्या देखा था? ये देखिए, NPS का कंट्रीब्यूशन 80CCD1, ये तो किसका पार्ट था? 80CCE का पार्ट था। अब जो हम देखने वाले हैं वो 80CCE का पार्ट नहीं है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख रुपए तो आप 80CCE की तरफ बेनिफिट कर सकते हो, और दूसरा एक्स्ट्रा और बेनिफिट कर सकते हो। तो देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग। एडिशनल डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000 shall also be available to the assessee under section 80CCD1B। अगर आप NPS में 50,000 का और बेनिफिट उठाना चाहते हैं, ठीक है, 1.5 लाख तक का बेनिफिट तो हमने उसमें ले लिया था 80CCE में। अब हम चाहते हैं कि 1.5 लाख के अलावा 50,000 का और बेनिफिट ले, तो आप क्या कर सकते हो? आप 50,000 और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो NPS में। कौन से खाते में? ध्यान रखना, गलती से भी Tier 2 मत खोल लेना। Tier 1 की चर्चा चल रही है, ये पूरा वीडियो Tier 1 का है, और अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है 50,000 का, तो वो Tier 1 में ही होगा। आपके जो आपका ऑलरेडी अकाउंट है ना, उसी में आपको 50,000 और डालना है बस, तो आपको ये एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। और उस 50,000 को आप कौन से उसमें दिखाएंगे? सेक्शन में 80CCD1 में, B में। तो आपको कितना बेनिफिट मिला? 1.5 लाख तो 80CCE का मिल जाएगा और 50,000 ये मिल जाएगा। The additional deduction is not subject to ceiling limit of ₹1,50,000 as provided under section 80CCE। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये जो एडिशनल डिडक्शन है जो हमने अभी भी बताया 80CCD1B का है, ये 80CCE के अलावा है। 80CCE में हमको कितना बेनिफिट मिल रहा था? 1,50,000 का, और अब 80CCD1B में एडिशनल कितना मिल रहा है? 50,000 का। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 2 लाख। इट इज
नॉट द पार्ट ऑफ सेक्शन 80 CCE। ये क्लियर हो चुका है, ये 80 CCE का पार्ट नहीं है। इट मीन्स एन एम्प्लॉय कैन गेट मैक्सिमम 2 लाख टैक्स बेनिफिट। इसका मतलब आप एक एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में एनपीएस से कितना बेनिफिट ले सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 2 लाख तक का। 1.5 लाख तो आप किस में ले सकते हैं? 80 CCE में, और 50,000 आप एडिशनल किस में ले सकते हैं? 80 CC D1B में। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट देखते हैं इसका। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस सेक्शन 80 CC D2 में। अब आपके खाते में, एनपीएस के खाते में, जो आपका एनपीएस खाता है उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करते हो और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉय का तो मैंने बता दिया। अब बात आती है, जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला है आपके खाते में, उसका क्या है? उसके ऊपर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर shall also be allowed as deduction under section 80 CC D2 while computing total income of the employee। तो जो एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया है उसे 80 CC D2 के तहत उसमें छूट मिलेगी टैक्स की। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में खाते में, वो सारा का सारा 80 CC D2 में दर्शाना है और उस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक, दिस रिबेट इज ओवर एंड अबोव 80 CCE। तो ये जो छूट है 80 CC D2 अलग है, ये एम्प्लॉयर का सेक्शन है, ध्यान रखना। इसमें केवल एम्प्लॉयर की ही अमाउंट दर्शानी है, जबकि 80 CCE में हम क्या कर रहे थे? कर्मचारी से संबंधित चीजें दर्शा रहे थे। हाउएवर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन could not exceed 14% of the salary in case of central government employees and 10% in other employees। सरल सी भाषा में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 10% तो कर्मचारी का डिडक्शन होता था और 10% किसका होता था? एम्प्लॉयर का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नियम चेंज कर दिया है, तो कर्मचारी का तो डिडक्शन कितना है एनपीएस में? केवल 10%। और केंद्र सरकार ने अपना जो डिडक्शन है वो 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 14%। तो 4% का पर मंथ हमको फायदा होने वाला है। तो 4% बढ़ चुका है, 14% हो चुका है ये। ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 14% एनपीएस में योगदान दे रही है तो टैक्स भी इस 14% पे बच जाएगा पूरा का पूरा। जितना भी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में बता रहा हूं, 14% देंगे वो डिडक्शन में आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, तो वो सारा का सारा पैसा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी भी नियम वही है, 10% वाला केस, यानी कि 10% ही एम्प्लॉय देता है और 10% ही एम्प्लॉयर देता है। तो एम्प्लॉयर जो 10% दे रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। यह है सारी कहानी। ऑटोनोमस बॉडीज के संबंध में अभी तक आदेश स्पष्ट नहीं है। ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कर्मचारी हैं जिनके संबंध में 14% किया गया है नियम। ऑटोनोमस बॉडीज के संबंध में अभी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया है कि ऑटोनोमस बॉडीज में भी 10% की बजाय 14% कंट्रीब्यूशन किया जाए एम्प्लॉयर की तरफ से। ऐसा आदेश अभी तक नहीं आया, लेकिन जैसे आएगा मैं आपके सामने वो टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पार्शियल विड्रॉल टैक्स रूल। देखते हैं, अगर आपने पार्शियल विड्रॉल किया तो उस संबंध में क्या होंगे टैक्स रूल्स। यू कैन विड्रॉ सम मनी बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन इन एनपीएस। आप रिटायरमेंट से पहले या सुपर एन्युएशन से पहले, 60 वर्ष की आयु से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। इट इज टर्म्ड एज पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। जितना भी आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे पैसा, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है। और एनपीएस में कैसे आप रिटायरमेंट से पहले थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उसका पूरा वीडियो मैंने प्रश्न 64 में समझाया हुआ है। अगर आपको कभी पैसे की जरूरत हो, पार्शियल विड्रॉल करना हो, तो आप मेरा ये वीडियो प्रश्न 64 का देख लें। उसमें आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगी कि पार्शियल विड्रॉल कैसे किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि पार्शियल विड्रॉल करने पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारा टीयर 1 का चल रहा है खेल, ये भूल मत जाना। आगे बढ़ते हैं। देखो, लम सम विड्रॉल टैक्स रूल देखते हैं। जब एक मुश्त आप राशि निकलवाते हैं तब क्या है टैक्स रूल्स। इन केस ऑफ सुपर एन्युएशन लम सम विड्रॉल ओनली 40% ऑफ द अक्यूमुलेटेड कॉर्पस इज टैक्स फ्री। ध्यान दें, आपका सुपर एन्युएशन हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है 60 वर्ष की आयु में, ठीक। तो उस वक्त जो आपको आपकी एक मुश्त राशि मिलेगी उसका 40% भाग, जितनी भी एक मुश्त राशि आपको मिलेगी, लमसम जो अमाउंट मिलेगा उसका 40% अमाउंट क्या है, टैक्स फ्री है। ध्यान रखना, केवल 40% अमाउंट टैक्स फ्री है। हाउएवर मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन विड्रॉ एट द रिटायरमेंट इज 60% ऑफ द अक्यूमुलेटेड वेल्थ। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आप कितना पैसा निकला सकते हैं एनपीएस से। टोटल 100% पैसा होगा कॉर्पस आपका, उसमें से 60% आप मैक्सिमम निकला सकते हैं। लेकिन अगर आपने 60% पैसा निकलवाया, सपोज कीजिए आपने 60% पैसा निकलवाया, तो 40% पैसे पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी का जो 20% पैसा है उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। ये आगे जाकर मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चेंज करने की, क्योंकि जो कर्मचारी ने इतना मेहनत से कंट्रीब्यूशन किया है उस पर टैक्स नहीं बनना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूं आगे जाके ये चेंज हो, क्योंकि मैं भी कर्मचारी हूं। लेकिन फिलहाल जो रूल है वो यही है कि अगर आपने मैक्सिमम 60% पैसा निकाल सकते हैं, 60% पैसा निकालने की कोशिश की तो 40% पैसे पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी का 20% होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लमसम विड्रॉल कैसे होती है, क्या है ये लमसम विड्रॉल, इस संबंध में पूरा का पूरा वीडियो मेरा आप देखें तो प्रश्न आपको मिलेगा 35, 36, 37। मेरा प्रश्न 35, 36, 37 जो भी आपके एप्लीकेबल हो वो देखना। उसमें मैंने सारी डिटेल बता रखी है कि कितना लमसम विड्रॉल मिलता है और कैसे मिलता है, उस सारी जानकारी को शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। एन्युटी टैक्स रूल। अब हम देखते हैं एन्युटी या पेंशन के संबंध में टैक्स रूल क्या है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ एन्युटी इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जितना भी आपने सुपर एन्युएशन के वक्त या किसी भी वक्त एन्युटी जो खरीदी है, जितनी भी आपने एन्युटी खरीदी है वो सारी की सारी टैक्स फ्री। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ एन्युटी खरीदने में लगा दिए तो मेरा वो 1 करोड़ क्या है, टैक्स फ्री है, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। However, annuity income that you receive in the subsequent years will be subject to income tax। लेकिन ध्यान देना, आपने एन्युटी खरीदी है, उस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला, लेकिन बाद में एन्युटी से जो आपको मंथली पेंशन मिलेगी उस पेंशन पर टैक्स लग सकता है अगर आपको ज्यादा पेंशन मिल रही है मंथली। क्योंकि मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख, या सैलरी के अनुसार मिलेगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी पेंशन होगी और वो इनकम टैक्स इंडिया के रूल के तहत आएगी तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। जो आपने शुरुआत में एन्युटी खरीदी 1 करोड़ की, तो उस 1 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन उस 1 करोड़ की एन्युटी खरीदने से जो आपको मंथली पेंशन मिलेगी उस पर इनकम टैक्स के रूल लागू होते हैं और उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एन्युटी क्या होती है और कौन सी सबसे बेस्ट एन्युटी प्लान है, सबसे अच्छा पेंशन प्लान कौन सा है, इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, वो प्रश्न नंबर 58 में देखने को मिलेगा। आप उसे जरूर देखें, आपके लिए बेनिफिट होगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।